नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और इस बदलाव को लाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है राहुल गांधी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, नाम राहुल गांधी का। कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी एक अहम किरदार हैं ही, अब इंडिया गठबंधन के साथी दल भी राहुल गांधी के महत्व को जाहिर करने लगे हैं। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और इस मौके पर अखिलेश यादव ने उन्हें जिस तरह बधाई दी, उन शब्दों पर अगर आपको मैं कहूं कि गौर फरमाइए तो ज़रूर यहाँ। लेकिन उससे पहले ये केक काटते हुए तस्वीर आप देखिए। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी का आज ज़ोरदार जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ट्वीट करते हुए, ज़रा उसको सुनिए। यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं, देश प्रेम मानवता के सत्य के हमसफ़र, देश प्रेम मानवता एवं सत्य के हमसफ़र, हम एक लक्ष्य के। श्री राहुल गांधी जी को सार्थक सक्रिय जीवन की सद्कामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सफ़र, हम एक लक्ष्य के, और लक्ष्य क्या है ये यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि इन दोनों का लक्ष्य क्या है, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। इधर तमिलनाडु के पूर्व सीएम, जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने भी राहुल गांधी को बधाई संदेश दिया है और उस बधाई संदेश के बाद राहुल गांधी ने भी लिखा है कि आपको बहुत धन्यवाद, और साथ में उन्होंने कहा है कि द आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसके लिए और इस देश में तब तक हम और आप साथ साथ लड़ेंगे जब तक कि जीत न जाएं। इस देश के संविधान के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत न जाएं, राहुल गांधी ने लिखा है। राहुल गांधी को बधाई संदेश तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय ने तो दिया ही है, उनको बधाई दी है, लेकिन स्टालिन जो है, स्टालिन तमिलनाडु में कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकलने के बाद भी राहुल गांधी के लिए सदाशयता दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को बधाई स्टालिन की बहन और पूर्व मंत्री कनिमोझी ने भी दिया है। राहुल गांधी ने तो इंडिया गठबंधन की बैठक में खुलकर कहा था, आपको याद होगा कि जब द आइडिया ऑफ इंडिया की बात आएगी तो डीएमके भी हमारे साथ होगी। तो आज 56 बरस के हो चुके राहुल गांधी को कांग्रेस के साथ साथ तमाम साथी दलों के नेता जो हैं उन्होंने बधाई दी है और दे भी रहे हैं। और कौन राहुल गांधी पूछने वाले, जी हाँ, राहुल गांधी कौन, ये पूछने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है राहुल गांधी को। अच्छी बात है, राजनीति में इतना शिष्टाचार तो दिखाना ही चाहिए। और वैसे भी अब बीजेपी की राजनीति भी मोदी केंद्रित से ज्यादा राहुल केंद्रित हो चुकी है। बीजेपी के पदाधिकारी, ट्रोल आर्मी, छुटभइये नेता, सबकी नजरें राहुल गांधी पर हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल इनके मन में डर बैठ चुका है क्योंकि राहुल गांधी ने प्रतिरोध की राजनीति का नया मंत्र दे दिया है। जी हां, रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स, रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स, प्रतिरोध की राजनीति। और अब तक डरो मत के संदेश ने कांग्रेस में नया जोश भरा था और हमने देखा था कि एआई समिट से लेकर अभी पेपर लीक तक किस तरह कांग्रेस के युवा साथी सड़कों पर उतर गए थे, सत्ता से भिड़ गए थे। आपने देखा उनका भिड़ना भी देखा था आपने। हिम्मत दिखाने वाले पुराने कांग्रेसी भी अब इसमें साथ आ रहे हैं और जो डर गए हैं वो बीजेपी में जा चुके हैं। उनके नाम आप जानते हैं। यही हाल अब बाकी क्षेत्रीय दलों का हो चुका है। टीएमसी टूटी तो सारे लोग नहीं टूटे, न डरे। शिवसेना टूटी तो सारे लोग नहीं टूटे और नहीं डरे, बल्कि वो खुलकर बीजेपी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब पर सवाल उठा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी में भी यही हो रहा है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी पाला बदलने को तैयार हैं। अभी 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे मीडिया पे किसी ने ज्यादा जोश दिखाते हुए कुछ सांसदों के नाम तक बता दिए किसी चैनल ने, लेकिन अब इन सांसदों ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है।
तो न डरने और साथ में प्रतिरोध दिखाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और ध्यान रखिए, अब ये सब आत्मबल से होता है। ये इस आत्मबल को न किसी उद्योगपति का पैसा तोड़ सकता है और न किसी जांच एजेंसी का डर। प्रतिरोध की ये सकारात्मक राजनीति अब मोदी की नकारात्मकता और तोड़फोड़ वाली राजनीति पर भारी पड़ रही है। इसीलिए कोटा से छात्रों की गूंज उठाकर राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने जो कल लिखा था वो एक बार फिर आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी ने लिखा क्या था ये जरा आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, कोटा आप कमाल थे। यकीन मानिए कल हमने मिलकर इतिहास की शुरुआत की। हजारों छात्र मैदान में थे, लाखों लोगों ने ऑनलाइन देखा और देश को पहली बार खुलकर पता चला कि शिक्षा के नाम पर कितनी बड़ी वसूली चल रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। कोटा में जो लौ जली है उसे अब पूरे देश में बदलाव की मशाल बनाना है और इस सफर में आपकी जगह तय है। अपने सुझाव भेजिए, पिटीशन पर अभी साइन कीजिए। ये यहाँ राहुल गांधी, इसके साथ राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया। आइए जरा उस वीडियो को देखिए। कल कोटा में हमारे प्रोग्राम का बहुत बेहतरीन रिस्पांस आया। इसके लिए सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मिलियंस ऑफ यू, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वॉच्ड आवर प्रेजेंटेशन इन कोटा। ए क्रिटिक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम यू आर फेसिंग, the walls you are facing. What are the biggest issues? Number one, the education system is not designed around you. It is not designed around your imagination. Number two, it does not enable to do what you want to do in life. It buckets you into becoming an engineer, into becoming a doctor, into becoming a lawyer. An education system should free your imagination. It should be centered around you. And the third, most important and most disheartening fact, the cost of our education system. 22 lakh families spend as much money to get their children through NEET as the government of India gives for its entire education budget. 5 exams cost these families the same amount of money from the families whose children take them as the budget of 5 massive ministries in the Indian government. ये शर्म की बात है. This is a shame. This is something that all of us should change. This is not a political issue. This is a national issue. हम चाहते हैं कि आप सब अपने इमेजिनेशन के बारे में हमें बताइए। इस वेबसाइट पे जाइए, योर एजुकेशन, योर फ्यूचर, योर फाइट। अपने विचार, अपने इमेजिनेशन के बारे में और आप हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम से क्या चाहते हैं वो यहां बताइए। थैंक यू। तो जिस इतिहास की शुरुआत की बात राहुल कर रहे हैं उसमें युवाओं का कमाल मान भी रहे हैं और अब जल्द ही प्रयागराज, फिर पटना और दिल्ली में ये कमाल देखने को मिलेगा। और इस बीच बहुत कुछ इधर घटनाक्रम बहुत तेजी से तोड़फोड़, हम कह भी रहे, तोड़फोड़ की सियासत का पर्दाफाश होना चाहिए और उसका पर्दाफाश हो भी रहा है और आप हमारे चैनल के जरिए देख भी रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली तस्वीर अभी शुरुआत में हमने कही, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी जो है वो टूट रही है। उसके 25-26 लोग जो हैं उसके सांसद हमारे संपर्क में हैं, यानी बीजेपी के संपर्क में हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी और जिन लोगों के नाम हैं उसमें से एक नाम आनंद सिंह भदौरिया का भी है। आनंद भदौरिया आज सीधे पहुंचे थाने और उन्होंने उस मीडिया चैनल के खिलाफ ही रपट लिखवा दी, एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसने आनंद भदौरिया सहित कई लोगों के नाम लिखे थे और उस पर रिपोर्टिंग की थी। ये इसलिए क्योंकि ये सब मनगढ़ंत कहानियां जो चल रही हैं और ये दिखाने के लिए कि हम किसी बीजेपी के नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, इनके साथ नहीं जाएंगे और न ही हमारी कोई बातचीत हो रही है। ये जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एफआईआर दर्ज कराते समय जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाते हुए और प्रूफ देते हुए। इसके बाद बाहर निकलकर क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने, जरा सुन लेते हैं, सुनिए। आदरणीय उत्कर्ष वर्मा सांसद खीरी और मैं आनंद भदौरिया सांसद धौरारा, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी रामपाल यादव जी, सभी सीनियर साथीगण
जो जनपद मुख्यालय पर मौजूद थे, कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पर कुछ खबरें हमारी पार्टी और हमारे सांसदों के बारे में चलाई जा रही हैं, प्रकाशित की जा रही हैं। ये एक ग्लोबल भारत टीवी जीवी टीवी नेटवर्क मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद यूपी 201019 इन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पर पोस्ट की और उसमें 26-27 सांसदों के नाम लिए और हम लोगों का भी उसमें जिक्र किया, फोटो सहित फोटो लगा करके। तो इससे ये कृत्य जानबूझ करके उन्होंने किया, जिससे हम सभी के मानहानि भी हुई है और मानसिक पीड़ा भी पहुंची। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दुख पहुंचा है। इसलिए कार्यकर्ताओं के निर्देश पर, अनुरोध पर हम सभी लोग आज यहाँ नगर कोतवाली लखीमपुर में आए हैं और हम सब लोगों ने, क्योंकि ये जो कार्य है वो भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लंघन भी है और उसी की धाराओं में हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। अपने प्रार्थना पत्र यहाँ के प्रभारी निरीक्षक को दे दिया है और उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, करके कार्रवाई करने की बात कही। मैं इस मौके पर एक और बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, देश की समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के 2024 में जो पीडीए के लोगों ने और पीडीए के मर्म ने जो 37 सांसद जिता करके भेजे हैं, वो चट्टान की तरह एकजुट होकर के खड़े हैं अपने नेता पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे। और हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, जब सांसदों की बैठक हुई थी तो यही वहां से नारा निकला था कि ये 37 सांसद उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और हम सभी साथी दिन रात समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बने उसके लिए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ छुटभैया नेता जो बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के सांसदों के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। हम उनसे कहेंगे वो अपनी पार्टी और अपने बारे में चिंता करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह करोड़ों जनभावनाओं के साथ खेल करके प्रभु श्री राम जी के नाम पर ठग करके अयोध्या में जो विशाल मंदिर बना उसका जो चंदा चोरी किया, हमारे नेता ने जब उस बात को उठा दिया तो बीजेपी की कलई खुल गई और वो इस तरह अनर्गल प्रलाप कराने लगी। पहले हमारे परिवार की बेटी के ऊपर सवाल उठाया और आज इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। ये साफ निर्देशित करता है, साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में बुरी तरह पराजित होने जा रही है और पीडीए की ताकत से घबरा गई है। हम सभी लोग एकजुट होकर के अपने नेता और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी की तो सुन रहे थे आप। यहाँ आनंद भदौड़िया सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। इन्होंने एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है और एप्लीकेशन दिया सीतापुर में थाने में जाकर। ये तस्वीर आप देख रहे थे और इसके अलावा तस्वीरें दूसरी भी हैं। ये सब आपके सामने इसलिए रखना ज़रूरी है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आज रोज़गार मेले की तस्वीर है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रोज़गार मेले का उद्घाटन किया था और आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि इस मेले में 40,000 से ज़्यादा युवा आए। 40,000 से ज़्यादा युवा, ये भीड़ देखिए। रोज़गार पाने के लिए इस मेले में 40,000 से ज़्यादा युवा यहाँ एकत्रित हुए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इस पे भी हम आएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या देश के युवा राहुल गांधी के साथ मिलकर नया इतिहास गढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण, ये जो तोड़ फोड़ की सियासत है उसका पर्दाफाश कैसे हो रहा है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण कि क्या देश की सियासत में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
ये 3 महत्वपूर्ण बातें जिसको लेकर आपके सामने आऊं, लेकिन उससे पहले आज एक इस तोड़-फोड़ की राजनीति में एक तस्वीर अभी आप देख रहे थे, जो तस्वीर थी आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के सांसद की, जो बयान दे रहे थे वो उससे पहले उन्होंने अपना जो विरोध है वो दर्ज करते हुए और एफआईआर की मांग की पुलिस थाने में जाकर, वो पढ़ते हुए तस्वीर आपने देखी। दूसरी तस्वीर है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और सांसद अभिषेक बनर्जी की। ये तस्वीर देखिए, ओम बिरला के सामने 5 लोग बैठे हुए हैं और इसमें महुआ मोइत्रा सबसे पहले आपको दिखाई दे रही हैं और डेरेक ओब्रायन दिखाई दे रहे हैं और कल्याण बनर्जी दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी महुआ मोइत्रा के बगल में दिखाई दे रहे हैं और ये आज मुलाकात करने गए थे। मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया को क्या कुछ बताया है ये ज़रा सुन लेते हैं। चर्चा आगे बहुत कुछ है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, अभी ताल कटोरा आप देख रहे थे, 40,000 से ज़्यादा युवा, बेरोजगार युवा रोजगार की चाहत में आए थे, रोजगार मेला लगाया गया था। वो जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को करना चाहिए, वो काम विपक्ष कर रहा है और अच्छी बात है कि कर रहा है, लेकिन आखिर इसकी नौबत क्यों आई? इसलिए क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे, लेकिन पूरा नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। इसलिए दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर तोड़फोड़ वाली, और इसके बाद क्या कुछ होने जा रहा है वहां पश्चिम बंगाल की सियासत में। सुनिए जरा यहाँ अभिषेक बनर्जी को। लोगों ने देखा है तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज आज से 3-4 दिन पहले स्पीकर साहब से मुलाकात किया है और उन्होंने अपने आप का एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करने का क्लेम किया है। 20 एमपीज का जो मैं मीडिया में देखा हूं या न्यूज पब्लिकेशंस में पढ़ा हूं, उसके हिसाब से 20 लोग जाके मिलके उनके पास ये दावा रखा है कि हमको अलग ग्रुप के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। फिर मिलने के 2-3 घंटा बाद हमें कहीं से पता चलता है कि उनमें से कई लोग 2-4 एमपीज ये क्लेम किया है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ना आप कभी सुने हैं, ना वो खुद कभी सुना है, ना मैं कभी सुना। हम में जितने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, किसी को उस पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने ये क्लेम किया कि हम उस पार्टी के साथ मर्ज हो गए। 4-5 सांसद, मैं जितना उनका बात सुनाऊं उसके हिसाब से हम संविधान के 10th शेड्यूल में जो प्रावधान है, मैं उसी प्रावधान के हिसाब से आज अध्यक्ष जी से मिलने आया था और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जो डिस्क्वालिफिकेशन या ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है कि आप अगर यहाँ पे 10th शेड्यूल में 2A में आप अगर देखेंगे साफ लिखा हुआ है कि मैं वॉलंटरीली अगर पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता हूं तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर माय डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुए हो, इसका मतलब आप तृणमूल का मेंबरशिप छोड़े हो। भाई एक साथ तो आप नौकरी करता है पत्रकार का, एक साथ 2 हाउस पे तो नौकरी नहीं कर सकते, कहीं एक जगह करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप एक सिंबल में चुन के आए हैं और फिर 2 साल बाद अचानक आप दावा कर रहे हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उसी वक्त आपका लोकसभा का सदस्यता पद चला जाना चाहिए। ये पहला ग्राउंड है। दूसरा जो उनका क्लेम है कि हम तो मर्ज किए हैं, 2/3 है, उसके जो प्रावधान है 10th शेड्यूल, यहाँ पे 4th नंबर जो पॉइंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 of the political party merges into another political party, not just the legislative party. इसका मतलब अगर दल पार्टी, तो सुन रहे थे आप यहाँ मुलाकात करने के बाद ये 10th शेड्यूल की बात, 10वीं अनुसूची है, उसके तहत जो गड़बड़ घोटाला है वो सारी चीज़ें यहाँ ओपन करते हुए रखते हुए अभिषेक बनर्जी और आज ओम बिरला से मुलाकात हुई, 20 सांसदों ने जो कहा है वो सारी बातें यहाँ रखते हुए भी आप सुन रहे थे। इधर राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज ढेरों लोगों ने बधाई दी राहुल गांधी को, और उसमें से एक बधाई ये देखिए, किरण रिजिजू साहब, जरा इसको एक्सपोज कीजिए। किरण रिजिजू
का ये उन्होंने खुद राहुल गांधी के साथ ये तस्वीरें और वो विश कर रहे हैं। चलिए, विश करना जन्मदिन पर कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है, अच्छा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करते थे, लेकिन अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। मोदी जी ने भी बधाई दी है राहुल गांधी को। लेकिन ये तस्वीरें, दोनों तस्वीरें ज़रा दिखाई, ये दोनों तस्वीरें शेयर की हैं किरण रिजिजू ने, दोनों तस्वीरें। दूसरी तस्वीर भी थोड़ा ऊपर हाथ मिलाते हुए, दूसरा इस ढंग से, लेकिन ऊपर राहुल गांधी ने जो लिखा है उसको देखिए। आइए ज़रा ऊपर राहुल गांधी का लिखा हुआ ज़रा दिखाइए तस्वीरों सबसे ऊपर। थैंक यू फॉर द वार्म विशेष किरण रिजिजू जी, व्हेन आर वी डूइंग आवर जियोजित्सु सेशन। जियोजित्सु जो है वो मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है जिसको राहुल गांधी जानते हैं, और वो सेशन किरण रिजिजू भी थोड़ा बहुत, और उसकी चर्चा इन लोगों के बीच होती रहती है, राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच। तो ये एक लोगों के बीच का जो प्यार है, स्नेह है, वो भी दिखता है। और क्या सियासत में इस चीज़ की कमी नहीं हो गई है? सियासत में पहले इस चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अब हो गई है कमी। आप किसी भी दल से हों, आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, ये मायने नहीं रखता था, लेकिन अब दुश्मनों जैसा व्यवहार हो गया है। ऐसा क्यों, ये आपको अच्छी तरह से पता है। नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन एक खबर और भी है, ये खबर भी बताते चलूं और फिर हमारे तमाम साथियों, पहले हमारे तमाम साथियों को आप ले आइए स्क्रीन पे, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे 5 साथी इस वक्त हैं मौजूद, पहले आप सबका परिचय करवा देता हूं। अमलिंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। शकील अख्तर जी को लास्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा केक खा के आए हैं। ये सीधे राहुल गांधी के बर्थडे पार्टी में थे और केक ज़्यादा इन्होंने खा लिया है, क्योंकि ढेर सारे केक वहाँ काटे गए। एक नहीं, पता नहीं है, शकील जी बताएंगे राहुल गांधी ने कितने केक काटे हैं आज, तो शकील जी बताएंगे। लेकिन एक खबर आप लोगों को देना चाहता हूँ। राहुल गांधी एक शब्द को लेकर काफ़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। हर मंच से उन्होंने कहा कि आदिवासियों, आपको बनवासी कहती है भारतीय जनता पार्टी। और आप लोग आश्चर्यचकित होंगे, राहुल गांधी का साथ देती हुई आज देश की राष्ट्रपति नजर आई। देश की राष्ट्रपति ने भी यही कहा है कि वो बनवासी वन में रहने वाले नहीं हैं, वो आदिवासी हैं, हमारे पूर्वज हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये सब देश की सियासत में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है वो आपके सामने रख रहा हूं। देश की राष्ट्रपति कह रही हैं कि आदिवासी बोलिए, बनवासी मत बोलिए। यही तो राहुल गांधी कह रहे थे। और हम लोग, देशबंधु ग्रुप शुरुआत से लिखता रहा है, इस पर एडिट हम लोगों ने लिखे कई बार, ये तो अब की बात है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। लगातार हम लोग ये आदिवासी बनवासी, कुछ कुछ पॉइंट से, कुछ कुछ ऐसी चीजें, कुछ कुछ ऐसी खबरें जो आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए ये उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए पहुंचा रहा हूं। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और शकील जी सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। बातें करेंगे हमने आनंद भदौड़िया को दिखाया, हमने अभिषेक बनर्जी को दिखाया, तोड़ फोड़ की सियासत की बात हम लगातार कर रहे हैं, करेंगे आगे। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति, आज उनका जन्मदिन, 56वां बर्थडे, और उस पर 40,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार, ताल कटोरा में वो भीड़, वो तस्वीरें जरा एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए। और इस बीच केक काटते हुए तस्वीरें भी, और क्या कुछ हुआ वहां, आंखों देखी शकील जी से। पहले ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर ताल कटोरा की, तमाम तस्वीरों को वहाँ की आप देखेंगे, स्टेडियम की तस्वीरें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि देश की बेरोजगारी, और उसमें भी बेरोजगारों को भरोसा अगर आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष पे हो रहा है, और नेता प्रतिपक्ष का भरोसा भी युवाओं की तरफ जा रहा है, जो हम लोगों ने कोटा में देखा है, तो क्या देश की सियासत में एक नई हलचल नहीं है? सोचिएगा जरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत समय मैं अपना यहाँ आप लोगों का समय अपनी तरफ से ले चुका हूं। अब शकील जी, क्या कुछ रहा आज? जी राजीव जी, देखिए 3 दिन के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली कोटा में, जो आपने बताया, विपक्ष को उम्मीद नहीं थी, सत्ता पक्ष ने तो पूरी कोशिश कर ली कि इस तरह से उनको तोड़ा जाए, धमकियां दी जाए, छात्रों को आने ना दिया जाए। और जिस तरह से छात्र उमड़े वहां पर, और जिस तरह राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, वो अभूतपूर्व था। लोगों ने सोचा था राहुल गांधी भाषण करके चले आएंगे, बातचीत कर लेंगे, मगर जो उनका प्रेजेंटेशन था, जो उन्होंने वहां सवाल उठाए और जिस तरह बताया कि शिक्षा पे खर्च जो है किस तरह से पेरेंट्स की कमर तोड़ रहा है,
और वो खर्च जो सरकार को करना चाहिए वो माँ बाप कर रहे हैं। तो एक वो जिसपे काफी बात हो चुकी है, और दूसरे आज ये पहली बार था जब एआईसीसी में 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी का जन्मदिन इतने जोशो खरोश, उत्साह और भीड़ के बीच मनाया गया। यह भी कुछ ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी ऐसी कि इतना आदमी आज जो है वहां पे जुट जाएगा। कार्यकर्ता तो थे ही, वो तो आते ही हैं, लेकिन आम जनता बहुत बड़ी तादाद में थी। जिस मीडिया हॉल में, बहुत बड़ा हॉल है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसका गेट टूट गया, सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत मुश्किल में आ गई, और ये जो है बता रहा था कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है। और राहुल भी सबसे मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, सिक्योरिटी वालों से मिले, जो आपने बताया केक काटा, खूब मिठाई बटी वहां पे। तो एक वाकई जश्न का माहौल था, और ये माहौल तब पैदा होता है जब लोगों में उत्साह होता है और उनकी उम्मीदें जागती हैं। तो जो आप कह रहे थे कि बदलाव शुरू हो गया है, तो निश्चित ही रूप से अब वो बदलाव जो है वो दिखने लगा है। आज कई प्रोग्राम थे राहुल गांधी के। दूसरा आपने बताया कि तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेला, ये पहले भी लगा चुकी है युवा कांग्रेस, मगर इस बार जिस तरह भीड़ उमड़ी वहां पे, और जिस तरह लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, कंपनियां आई। कंपनियां क्यों आई भाई? विपक्ष का रोजगार मेला है। दो बातों से आई। एक, इस तरह के रोजगार मेले या इस तरह के अवसर खत्म हो गए हैं, कंपनियों को सुविधा होती है इस तरह आदमी को छांटने की, वो उन्हें मिली। और दूसरे, उनमें भी उम्मीद जग रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब प्राइवेट सेक्टर जो है डर नहीं रहा, जो डर उसके अंदर था वो उसके अंदर से भी खत्म हो रहा है। आपने सही बताया, 40 साल लोग आए, और उससे पहले कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने एप्लीकेशंस मांगी थी, उनका रजिस्ट्रेशन किया था, वो करीब 35,000 था। 35,000 लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन आजकल कहां करवाते हैं? कोई वहीं करवाते हैं जहां गारंटी हो। लेकिन लोगों को उम्मीद और रजिस्ट्रेशन करवाया यूथ ने, लोग नहीं, यहाँ नौजवान, बेरोजगार नौजवान, और तमाम लोगों को वहां पे अभी आंकड़े आ जाएंगे कितने लोगों को मिले हैं अपॉइंटमेंट लेटर, कितने लोगों को आने के लिए बोला गया है। वो एक बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा। तो शिक्षा के ऊपर देखिए, ऐसे सवाल जो है किसी ने नहीं उठाए। ये कोटा का सफल आयोजन, इसके बाद जुलाई में 3 और होना है। जून में अब कोई नहीं है, इस महीने में 21 तारीख को नीट की परीक्षा है। सफलतापूर्वक हो जाए, कुछ नहीं हो, 1 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट आत्महत्या कर चुका है। आज कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी के जन्मदिन के बाद में। उन्होंने कहा मंत्रियों के बेटों को जरूरत नहीं है किसी नीट के देने की, एंट्रेंस एग्जाम की, वो तो विदेशों में पढ़ते हैं। साधारण परिवारों के हैं, और वो इस तरह टूटे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। तो ऐसे में राहुल का शिक्षा पर सवाल उठाना जो है वो बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने बड़े व्यापक तरीके से उठाया है। आप देखिए कि इससे पहले नेहरू ने देश में आजादी के बाद कहीं नहीं थे, प्राइमरी स्कूल से लेके उच्च शिक्षा तक सारी व्यवस्था की। उसके बाद राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय के जरिए एक नया उसमें आयाम दिया, और अब राहुल गांधी ने विपक्ष में रहते हुए, वो दोनों सरकार में थे, नेहरू और राजीव गांधी, विपक्ष में रहते हुए शिक्षा का पूरा मुद्दा छात्रों को सौंप दिया है। अभी आप जो बता रहे थे राहुल का वीडियो, और राहुल कह रहे थे कि आप पहुंचाइए, और बड़ी तादाद में राहुल के पास वो सारे के सारे आने लगे हैं कि लोग क्या चाहते हैं। बकेट का उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि एक बकेट में आप सब डाल दो, उसमें से उठा लो। नहीं, आप पूछो कि इस बकेट में होना क्या चाहिए, बाल्टी में होना क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, मुझे ऐसी शिक्षा कहां मिलेगी। और आपको एक बात बता दें, राहुल इस शिक्षा के मुद्दे पे आज नहीं बोल रहे, राहुल पहले भी बोलते रहे हैं शिक्षा के मुद्दे पे, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। तो ये आज का बहुत अच्छा रहा। दूसरा एक छोटा सा कमेंट हम और कर दें खाली, कि अभी जो आपने भदौरिया जी का बताया, आनंद का, वो हिम्मत, वो दम बहुत जरूरी थी। विपक्ष में वो हिम्मत और वो दम आना चाहिए, और पूरा वीडियो दिखा के आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोई और दिखाने वाला नहीं है उसको। जो आनंद भदौरिया का आपने वीडियो दिखाया, कोई नहीं दिखाएगा उसको। तो लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष का कोई भी दल जो है
वो घबरा नहीं रहा है, वो टूट नहीं रहा है, डर नहीं रहा है। बहुत दम के साथ आनंद भदौरिया ने अपनी बात कही। और एक बात और बता दें हम कि जो जिस तरह से टूटी है तृणमूल कांग्रेस या शिवसेना, समाजवादी पार्टी के बारे में कोई ऐसा सोचे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसकी सामाजिक संरचना ऐसी है। और किसी पार्टी की, इन पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों की सामाजिक संरचना ऐसी नहीं थी। और अखिलेश ने पीडीए बनाकर उसे और विस्तार दे दिया है। पीडीए का मतलब सबको मालूम होगा कि पीडीए जो होता है वो जो है दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा। पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। तो इनको एक नया आधार दे दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के टूटने के बारे में सोचता है तो वो बहुत मुश्किल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें पैरेलली चल रही हैं जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और जिसमें एक इधर समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला और उस बारे में लगातार चर्चा, दूसरा राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को भी नज़दीक से अब समझने की ज़रूरत है। और उसमें आज तालकटोरा, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो भीड़ उमड़ी बेरोजगारों की नौकरी के लिए आज राहुल गांधी के जन्मदिन पे, उससे साफ आपको समझ में आएगा कि देश का युवा किस दिशा में जा रहा है। और उससे पहले 17 जून को राहुल गांधी जब कोटा पहुंचे थे तो उनको जिस ढंग से हाथों हाथ युवाओं ने लिया है, उनकी बातें सुनी है जिस ढंग से, ये साफ इससे भी समझ में आता है, स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी अब एक दिशा तय कर चुके हैं कि किस दिशा में जाना है, किस दिशा में सियासत करनी है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे देखा जाए, एक तरफ जन्मदिन, दूसरी तरफ ये तमाम घटनाक्रम, आपने अभिषेक बनर्जी को भी सुन लिया, आपने आनंद भदौरिया को भी सुन लिया, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी को विश करने वालों को भी आपने देख लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश किया है। कौन राहुल गांधी पूछने वाले ने भी विश किया है। स्वामी जी। तो रुचि वीरा को भी सुना, मैंने तो राजीव राय को भी सुना, और मैंने कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी के सुना। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 2027 का चुनाव एक ऐसा निर्णायक चुनाव है जिससे 2029 का रिजल्ट पता चल जाएगा। अब डिलिमिटेशन के लिए कर रहे हैं, पार्टी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन 2027 बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि क्योंकि अगर डिलिमिटेशन होता है और उत्तर प्रदेश की संख्या बढ़ती है सीटों की, तो यहीं पे डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि साउथ में तो दरवाजे बंद हो गए भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से। अब सारा का सारा जो दारोमदार है वो उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे कांग्रेस लड़ रही है, आपने ग्वालियर की रैली देखी होगी, आपने भोपाल की रैली देखी होगी, आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत सालों से अच्छा नहीं है, वहां हजारों लोग सड़क पे उतर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा कैसे लोग सड़क पे उतर रहे हैं। देखिए, ये होता कब है? ये होता तब है जब जनता खुद अपने हकों के लिए जागरूक हो जाती है और सड़क पे उतर आती है। तो राहुल गांधी ने जो रास्ता दिखा दिया, असल में उन्होंने दिखा दिया कि डरो मत, और डरना नहीं है। इसलिए यूथ कांग्रेस अनुयायी वाले जिस प्रकार से पूरा निर्णायक युद्ध आज के तारीख में लड़ रहे हैं, और यही घबराहट का कारण है, यही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अंदर घबराहट का कारण है कि वो बिल्कुल सारी नैतिकता को छोड़ते हुए, और एक देखिए मुद्दा इतना बड़ा राजीव जी हो गया है, और मैं तो मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा सनातनी हो, इतना ज्यादा गैर सनातनी और सनातन धर्म का अपमान हम इन लोगों ने किया है। चंपत राय बंसल साहब ने और नृपेंद्र मिश्रा ने, और जो भी हैं वहां पे, जो भी कार्यकारिणी में है। अभी नृपेंद्र मिश्रा जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि चंपत राय बंसल जी की जो निष्ठा है उस पर संदेश नहीं है, उनकी निगरानी में कमी हो सकती है। अरे भैया, अगर कोई चौकीदार है और चौकीदार का काम ही केवल निगरानी करना है और निगरानी ही नहीं करेगा, और ये भी बात पता चल रही है जो ठेकेदार वहां पे कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, ये सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने बताया था कि जो चीज का वो देते थे, कोट देते थे 100 रुपए का, कहा जाता था 175 रुपए का बनाइए, क्योंकि अनिल मिश्रा जी को इसमें 50% का कट देना है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ये लाखों करोड़ों का हेरफेर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रम्प कार्ड था आज के तारीख में, वो इतना ज्यादा बुरा उनके गले में हड्डी की तरह फंस गया है। क्योंकि जहां जहां ये राम मंदिर की बात करेंगे, हमने राम मंदिर बना दिया, वहां ये बात लोगों के दिमाग में आएगी, हमने जो 501 रुपए और 1000 रुपए
भगवान श्री राम की निष्ठा के लिए, अपनी आस्था के लिए वहां चढ़ाए थे, उसको इन लूटखोरों ने खा लिया और पी लिया। तो इसलिए इनका जो ट्रम्प कार्ड है वो खत्म हो गया। देखिए, पूरी तरह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं जो ये रोजगार मेला हुआ है, यही बच्चों की भावना है। अगर वहां 50,000 बच्चे इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब देखिए एक युवा क्या चाहता है, उसके माता पिता क्या चाहते हैं, क्योंकि वो लोन लेता है, वो जमीन बेचता है, वो फटे जूते पहनता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बेचता है। बच्चे जिस प्रकार से तपस्या करते हैं, वो भी हम लोग दिल्ली और नोएडा के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, काशी के अंदर जाके देखें, बच्चे कैसे छोटे छोटे कमरे में रहते हैं और कितना कितना पैसा देते हैं। तो वास्तविकता में अगर बच्चों को नौकरी इस प्रकार से मिल रही है और एक सपना दिख रहा है, और कोटा के अंदर जो बच्चों का रिएक्शन था, बच्चे जैसे बता रहे थे कि राहुल गांधी क्योंकि उनके लिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए वो उनके साथ रहेंगे। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जिस प्रकार से हड़बड़ाहट है, कल पता चल जाएगा। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम वहां पे, और उन्हें अभी शायद अनुमति नहीं मिली है, वहां रहेंगे और उसके बाद तब तक नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो ये भी पता चल जाएगा कि अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है, उन्हें कैसा रिसेप्शन मिलता है। 5 बजे के बाद जब वो नहीं उठेंगे तो क्या उन्हें अनिश्चितकालीन पुलिस जो है बैठने की अनुमति देता है। लेकिन राहुल गांधी ने, यूथ कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने जिस प्रकार से सारे अवरोधों और प्रतिरोधों के बावजूद लड़ाई लड़ी है और चोट अपने सीने पे झेली है, आज के तारीख में पूरी युवा पीढ़ी जो पहले 70% मोदी जी के साथ होती थी, आज के तारीख में 80% कांग्रेस के साथ हो गई है, और कांग्रेस के साथ हो गई है, राहुल गांधी के साथ हो गई है। और ये बात तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए। लेकिन जैसे झारखंड के अंदर वहां पे जो हम देख रहे हैं, सीपीआई एमएल और आरजेडी वालों ने कुछ गड़बड़ किया है, ऐसा उन्हें अगर करेंगे, भुगतेंगे। क्योंकि आज के तारीख में जो आइकॉन बन गया है, पॉलिटिकल आइकॉन बन गया, वो राहुल गांधी बन गया है, और अपनी खत्म हो जाएंगे अगर ये लोग। और ये अखिलेश यादव ने अच्छा किया जो उन्होंने एक मैसेज दिया, अपने ट्वीट में मैसेज दिया बधाई देते हुए, जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा और बच्चों की और मेरे देश के युवाओं की आवाज उठाएगा, वही राजनीतिक पटल पे रह जाएगा, वरना राजनीति में उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा। आज के तारीख में मेरे देश के युवा, मेरे देश के बच्चे, जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनका मैं शुभचिंतक हूं, अगर उन्हें नौकरी मिलती है, अगर उनके पेपर लीक नहीं होते हैं, जो भी इस संघर्ष में आगे बढ़ेगा, हम उनके साथ हैं, मैं उनके साथ। जी जी, बहुत कुछ होता हुआ देश में दिखाई दे रहा है, और ऐसे में ये विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए अपनी अपनी बात रख रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी ज़रा समझना चाहता हूं कि आज का दिन, और उसमें भी राहुल गांधी के जन्मदिन से लेकर युवाओं का, बार बार युवाओं का जिक्र आ रहा है। एक तरफ युवा और दूसरी तरफ तोड़फोड़ की सियासत, युवाओं की सियासत, युवाओं के साथ जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी की, और पार्टियों और सांसदों को तोड़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी की पार्टी की। कैसे देखते हैं? पहले तोड़फोड़ से शुरू करते हैं जी। तस्वीर आपने दिखाई कि अभिषेक बनर्जी ओम बिरला जी के सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने 20 एमपीज जो दावा किया गया, उन्होंने 20 याचिकाएं दी हैं। अब सवाल ये है कि ओम बिरला जी क्या करेंगे? ओम बिरला जी वही करेंगे जो उनको करने को कहा जाएगा। अभी से उसकी भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं। तो जब इस देश की संस्थाएं कानून और संविधान को ताक पे रख के काम कर रही हैं, आप पिटीशन देते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिटीशन न देने चाहिए, लेकिन पिटीशन देने के अलावा आप क्या काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने मीनाक्षी नटराजन के केस में देख लिया। मीनाक्षी नटराजन के केस में हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से उनकी जो पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया, किस तरीके से वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने सब कानून को ताक पर रखकर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। तो अगर यही करना है तो संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति अब ऐसी नहीं रही है कि जहां आपको कोई इंसाफ मिलेगा। अब सवाल यह है कि आप इसके अलावा क्या कर रहे हैं। जब आप इसके अलावा कुछ करते हुए दिखाई देंगे तभी इस पॉलिटिक्स का अंत होगा। वो अभी तक, जैसे कि अगर संजय राउत के बयानों को आप देखिए, संजय राउत के जो बयान आ रहे हैं वो बयान है जिसमें दिखता है कि हाँ,
उनके अंदर आक्रोश है, लेकिन उसमें भी कॉल नहीं है, आक्रोश है। आपको कॉल देनी पड़ेगी कि ये जो भगोड़े सांसद हैं, इन भगोड़े सांसदों को आपकी पार्टी क्या क्या कर रही है। आप याचिकाएं देते रहेंगे चुनाव आयोग को, आप याचिकाएं देते रहिए बिरला जी को, सुप्रीम कोर्ट में जाते रहिए, सुप्रीम कोर्ट आपके केस को निरस्त करता रहेगा या सुनवाई कर लेगा, सेमिनार 4 साल ऐसा रिजर्व रखेगा, जैसे महाराष्ट्र का फैसला अभी तक रिजर्व है। तो स्थिति ये गंभीर यहाँ पे है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां पिटीशन के अलावा क्या कर रही हैं। अब दूसरी बात देखिए, जो राहुल गांधी का आज जन्मदिन था और जो बधाइयां हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बधाई जो है वो दिखाई देती है स्टालिन की। अखिलेश यादव की तो दिखाई दी, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो स्टालिन की है। और वो स्टालिन की बधाई उस वक्त आ रही है जो राहुल गांधी का रिस्पॉन्स है, उससे ये दिखाई दे रहा है ये जो पूरी कवैध कार्रवाई चल रही है नरेंद्र मोदी की पार्टी की तरफ से, वो कार्रवाई बेसिकली बड़ा स्पेकुलेशन है कि क्या डिलिमिटेशन का बिल लेकर आएंगे। इस डिलिमिटेशन के बिल के खिलाफ दक्षिण की पार्टियों का बहुत बड़ा रोल होगा, और ये डिलिमिटेशन का बिल जैसे आया था वही अगर लाया जाएगा तो देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बहुत खतरा है, राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है। तो ये इसलिए डीएमके का जो साथ आना राहुल गांधी के साथ और जो एक्सचेंज हुआ है वो इस मायने में इम्पोर्टेंट है क्योंकि विजय का प्रभाव है। विजय एक पार्टी है, वहाँ पे सरकार में कांग्रेस पार्टी साथ में है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डीएमके एक बड़ी पार्टी है और आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसलिए और स्टालिन बहुत लंबे समय से दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर काम कर रहे थे। तो इस लिहाज से ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो ट्वीट का एक्सचेंज हुआ है राहुल गांधी और स्टालिन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक आखिरी बात, जो रोजगार मेला आपने दिखाया, देखिए मैं लंबे समय से इस बात को मानता हूँ और उसमें बड़ा जो है मेरी राय बहुत से लोगों से नहीं मिलती है। पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बना दिया इस देश में कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने की मशीन है, और तमाम सारे विश्लेषक और एक इतिहासकार है रामचंद्र बुआ, वो भी बार बार लिखते रहते हैं, कोई और जो कॉलम लिखने वाले लोग हैं वो भी लिखते हैं कि कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट, जो भी कांग्रेस की बात होगी तो बूथ मैनेजमेंट, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक परिवर्तन की एजेंट है, सोशल चेंज की एजेंट है, देश की भलाई के लिए काम करती है। तो आज जब मैं ये वीडियो देख रहा था, इसको अगर ऑडियो आप सुनेंगे तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है 1015 से 1050 से 2000 तक के नंबर के लोग लाइन पर आए, बाहर निकलें, बाहर जो है 40 कंपनियों का स्टॉल्स है, वहाँ पे इंटरव्यू दे और बहुत से लोगों को नौकरियां मिल रही है। ये काम एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। देखिए, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पे है देश में, जो युवाओं को त्रिशूल बांटती है। तो अब बड़ा साफ आपको युवाओं के सामने और युवाओं के अभिभावकों के सामने एक विकल्प है कि आपको त्रिशूल बांटने वाली पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना है या जो नौकरियों का इंतजाम कर रही है आपके पास, उसके पास जाना है। तो ये बड़ा स्पष्ट एकदम जो वो है फर्क आप देख सकते हैं, और ये बड़ा स्वागत योग्य है कि वहाँ पे, और वाकई कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, वहाँ कोई भाषण भी चल रहा है, युवा है और वाकई नौकरियां मिल रही हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर्स आए हुए हैं। ये एक बड़ा संदेश है
भारत की राजनीति को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये करना चाहिए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो भी करते ही हैं। कर्नाटका में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है ये काम, या तेलंगाना में भी। इन दोनों राज्यों में मल्टीनेशनल कंपनियां भी आती, विदेशी कंपनियां भी आती हैं रिक्रूटमेंट करने। वो काम तो सरकारें वहां कर ही रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर ये काम कर रही है जिसमें हजारों लोग आ रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य राजनीति है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये राजनीति स्वागत योग्य है और जहां हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा युवाओं की भीड़ आज इसमें जुटी थी, लोग बता रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जहां इतनी संख्या में लोग आए। ज़रा आना चाहता हूं, आगे बढ़ें और सुनील शुक्ला जी को स्क्रीन पर ले आइए ज़रा। और सुनील जी, यही सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि इस तोड़ फोड़ की सियासत के बीच राहुल गांधी की जो सियासत है उसमें युवाओं का, भले अभी अब कल दिल्ली के जंतर मंतर पे एक कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होना है, फिर से एक अंतराल के बाद ये सब कुछ चल रहा है, युवा जाग उठा है, वो जिधर से भी जागे, सत्ता पक्ष के खिलाफ युवाओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है और ऐसे में तोड़ फोड़ की सियासत को और तीव्र गति देना कितना मायने रखता है? क्या कोई घबराहट है या कुछ और सियासत है? धन्यवाद राजीव जी। सत्तारूढ़ दल के तोड़ फोड़ का मुकाबला आप नहीं कर सकते, कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता तोड़ फोड़ के माध्यम से। इसको चुनौती देने का जो रास्ता राहुल गांधी ने अख्तियार किया है वही प्रभावी कदम हो सकता है। वह मुद्दों के साथ, लोगों के साथ जुड़ने का, जो युवाओं का, छात्रों का, व्यापारियों का, समाज के एकदम पिछले पायदान पर बैठे हुए लोगों का, किसानों के जो मुद्दे हैं उनके साथ खड़ा होना। आज देश में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की और रोजगार की, और शिक्षा और रोजगार का विषय केवल नहीं कि एक मुद्दे की अवहेलना। अगर आप शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, सरकार गंभीर नहीं होती, तो वह देश के विद्यार्थियों, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। यह सामान्य विषय नहीं है कि अगर आप किसी को पढ़ने पढ़ाने का मौका नहीं देते, पढ़े हुए लड़कों को रोजगार का अवसर नहीं देते, जो रोजगार देते हैं उसमें क्वालिटी नहीं होती है, जो रोजगार उनको मिलती है उसमें कोई उसमें निश्चितता नहीं होती है, तो ये बड़े सवाल विद्यार्थियों के बीच में है। जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं की कोई सूचिता नहीं है, उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है। तो यह केवल एक घटनाक्रम नहीं है, यह विषय है कि छात्र, युवा सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है, वह उनके विषयों को, उनके बिंदुओं को संबोधित करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने इस विषय को मजबूती के साथ उठाया। अगर कोटा में ये हजारों की संख्या में विद्यार्थी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए राहुल गांधी की बात सुनने के लिए, तो किस बात का संकेत है? राहुल गांधी क्या है? विपक्ष के नेता, लोकसभा में अपनी बात कर सकते हैं, सब अपनी बात कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का जो तात्कालिक निदान है वो नहीं कर सकते, लेकिन उन समस्याओं के निदान के लिए सरकार पर और पूरे देश में एक जनमानस तैयार कर सकते हैं। और कोटा से पहले भी आप चले जाइए, सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग को लेकर के बच्चों में जो नाराजगी हुई, राजस्थान के एक विद्यार्थी ने सोशल मीडिया पर अपनी पूरी समस्याओं को रखा और किसको टैग किया? राहुल गांधी को। क्यों टैग किया? वह प्रधानमंत्री को टैग कर सकता था। वह ऐसा नहीं है कि बहुत होशियार विद्यार्थी है, वो बहुत ही काबिल विद्यार्थी है, ऐसा नहीं है कि देश के राजनीतिक सिनेरियो को समझता नहीं, लेकिन जिस विद्यार्थी ने सीबीएसई के जो यह अनियमितताएं थी और कमियां थी उसको एकदम रेसा ला करके दिखा दिया कि कहाँ किस तरह से घपले किए गए। उस विद्यार्थी ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में राहुल गांधी को टैग किया, शिक्षा मंत्री को टैग नहीं किया, प्रधानमंत्री को टैग नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग नहीं किया। तो क्यों किया? क्या यह केवल एक घटना है या युवाओं में बढ़ती हुई प्रवृत्ति है? राहुल गांधी के प्रति विश्वास की बढ़ती हुई भावनाएं हैं, इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है। और वह विद्यार्थी न केवल टैग किया, वो राहुल गांधी से मिला और अपनी पूरी बात रखी। उस विद्यार्थी को मैं उन युवाओं का प्रतिनिधि मानता हूं
जो सरकार की कार्यशैली के को लेकर के पीड़ित है, जिनकी बातों को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी बातों को सरकार सुन करके किसी संशोधन और एक ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार नहीं है जिससे लड़कों में, विद्यार्थियों में, युवाओं में जो बढ़ता हुआ आक्रोश है वो समाप्त हो सके। राहुल गांधी ने उनसे जुड़ने की कोशिश की। तो जो ये तोड़फोड़ की राजनीति है उसका सबसे प्रभावी प्रतिकार यही है, जिस प्रतिकार की बात राहुल गांधी करते हैं। विद्यार्थियों से जुड़ना, किसानों से जुड़ना, महिलाओं से जुड़ना, कुलियों से जुड़ना, ट्रक ड्राइवर से जुड़ना, टैक्सी ड्राइवर से जुड़ना, ये ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याओं की बात ही करने के लिए आप नहीं तैयार है। क्यों? कि सत्ता में बने रहना, सत्ता को चुनौती देने वाली राजनीतिक ताकतों को कमजोर करना, विपक्षी दलों के अस्तित्व पर सवाल पैदा कर देना, यह आपकी प्राथमिकताओं में। जब आपकी प्राथमिकता ये होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। सवाल ये नहीं है कि आज की तारीख में विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष कर क्या सकता है। अगर सरकार, सत्तारूढ़ दल राजनीतिक दलों को, संगठनों को, व्यक्ति को, समाज को प्रभावित करने में लग जाए तो आपके पास कौन सी ताकत है? राजनीतिक दलों के पास कौन सी ताकत है? सवाल यह है कि इन दलों को तोड़ा कैसे जा रहा है। क्या तो इस स्थिति के लिए इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? क्या इस स्थिति के लिए एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी देश की परिकल्पना, गणराज्य की परिकल्पना की गई थी? राजनीतिक स्थितियां बरकरार रहें, राजनीतिक दलों को उनका राजनीतिक स्पेस मिले, लोगों के मूल अधिकार सुरक्षित हो, नागरिक आजादी सुरक्षित हो, यह दायित्व है सरकारों का। अगर सरकारें तोड़फोड़ पे आमादा हो जाएंगी, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप एक समय का अपना इंतजार करें। राहुल गांधी न केवल समय का इंतजार कर रहे हैं बल्कि देश में एक राजनीतिक माहौल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि टीएमसी कैसे टूट गई, टीएमसी के नेता कैसे भाग गए, तोड़ा कैसे गया, कौन लोग तोड़ रहे हैं। तोड़ने की पहल करने वाले लोगों के ऊपर सवाल पैदा होना चाहिए। क्यों? कि वह सत्ता में है, वो सत्ता के द्वारा, सत्ता की जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। सांसद बिक रहे हैं, एमएलए बिक रहे हैं, बड़ा सवाल नहीं है। सवाल है कि खरीद कौन रहा है और इस खरीद को प्रोत्साहित कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसको रोकने की जिम्मेदारी है, आप जो एजेंसियां उनको रोकने की जिम्मेदारी है कि उसको रोके। कुछ नहीं हो रहा। आज अगर इतिहास के हर दौर में ही हुआ कि जब सरकारें आमादा हो गई तोड़फोड़ के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप संघर्ष कर सकते हैं, मोर्चे पर उतर सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का आपने बयान सुनवाया, सही, कम से कम खुल करके सामने है। इन्होंने जिन लोगों का नाम लिया गया था सबने प्रतिवाद किया कि, लेकिन अगर मैं भी कहता हूं कि जब सरकार तोड़ने पे आमादा हो जाएगी तो अगर कोई टूट हो जाए तो किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि जो तरीका है तोड़ने का वह तरीका किसी पे लागू हो सकता है। ये इस देश में राहुल गांधी जैसे गिनती के नेता हैं जो 40 घंटे, 45 घंटे, कई घंटे ईडी और सीबीआई के सामने खड़े होते हैं, जो अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवा देते हैं, दिल्ली में रहने का अपना मकान खो देते हैं, जो उनकी सुरक्षा होती है उसको कम कर दिया जाता है, आंदोलन के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको रोक दिया जाता है, प्रतिकार करते हैं तो उनको धक्का खाना पड़ता है, बावजूद इसके लगे हुए हैं। इस तरह से जमीन पर संघर्ष करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। आज मैं जो राहुल गांधी के जन्मदिन की बात हुई, राहुल गांधी के जन्मदिन के ऊपर प्रधानमंत्री का जो ग्रीटिंग है उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। प्रधानमंत्री की ग्रीटिंग की शब्दावली इस साल की और 2025 की जो शब्दावली है, दोनों को देख लीजिए आप। कोई भाषा का अंतर, कोई कनेक्ट का अंतर, कोई इंटेंसिटी का अंतर आपको दिखाई पड़े। लेकिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ग्रीटिंग दे दिया है पब्लिक डोमेन में, वो महत्वपूर्ण है। जो स्टालिन ने राहुल गांधी को ग्रीटिंग भेजी है और राहुल गांधी ने स्टालिन को जो जवाब दिया है वो महत्वपूर्ण है। राहुल जो ये बात बाकायदे फैलाई जा रही है कि डीएमके और कांग्रेस की दूरी बढ़ गई, मैं केवल स्टालिन या कनिमोझी के बयान को या उनके ग्रीटिंग को महत्वपूर्ण नहीं मानता। महत्वपूर्ण मानता हूं राहुल गांधी के जवाब को। राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं के प्रति अपना अभिवादन किया है और कहा है कि लोकतंत्र की लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ते रहेंगे। यह महत्वपूर्ण है जी। कि न केवल उनके संदेश को आपने सुना
पढ़ा, स्वीकार किया, बल्कि एक सही संदर्भ में उसका जवाब दिया। यह आज के दिन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। एक तरफ बात फैलाई यही जा रही है कि कांग्रेस और डीएमके की दूरी बढ़ गई, डीएमके ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दे दिया। बाकायदे एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। उस नैरेटिव के बीच में राहुल गांधी का सैद्धांतिक आधारों पर, वैचारिक आधारों पर डीएमके के साथ एक संवाद किया जाना बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, जल्दी से एक कमेंट आपका भी, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे तोड़ फोड़ की सियासत और शिक्षा और इसकी बात, युवाओं की बात करना, दोनों पैरेलल चल रही हैं। इस बीच डीएमके का जिक्र आ ही रहा है। डीएमके के मुखिया ने, यानी स्टालिन ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से ट्वीट किया है, मैसेज किया है, बधाई दी है। राहुल गांधी का उस पर जो मैसेज है, जिसका जिक्र भी कर रहे थे सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी भी कर चुके हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। द आइडिया ऑफ इंडिया और जीत, हम इस देश को बचाने के लिए एक साथ लड़ते रहेंगे, ये राहुल गांधी का कहना है। इन सब पे भी हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन तोड़ फोड़ की सियासत वर्सेस युवा। देखिए राजीव जी, जो तोड़फोड़ की सियासत है वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन चुकी है। उसे करना पड़ेगा अगर मोदी जी को सरकार में रहना है, तो ये तो उन्हें करना पड़ेगा। आरएसएस से जो वायदा किया है वो वायदा निभाना है, तो ये तोड़फोड़ करना पड़ेगा। तो ये तो उनकी मजबूरी बन गई है, तो उनको तोड़फोड़ करना ही। लेकिन मसला ये है राजीव जी कि जो लोग राजनीति में शुचिता की बात करते थे, बड़े साफ चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, उनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। शुचिता की राजनीति कितनी करता है आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठन जो है, ये सब सामने निकल कर आ रहा है। राजनीति में राजीव जी निकृष्टतम स्तर का भ्रष्टाचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसको शिष्टाचार उसने अपना बना लिया है। मतलब वो संस्थागत भ्रष्टाचार जो है वो उनके यहाँ शिष्टाचार के तौर पे पहचाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में ये हो चुका है। वरना तो राजीव जी बड़ा दावा करते थे और बड़े तारीफें को पुल बांधा करते थे कि अटल जी ने कह दिया था कि मैं किसी को खरीदूंगा नहीं, चाहे सरकार गिर जाए, और एक वोट से अटल जी ने सरकार अपनी गिरा दी थी। तो भाई अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरा दी, तो मोदी जी काहे नहीं चल रहे हैं अटल जी के पद चिन्हों पर? ये नए पद चिन्ह काहे कुछ निकाल दिए हैं? तो ये बड़ा मसला है। लेकिन राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं राजीव जी, वो इस संकट के दौर में भी बिल्कुल सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं और उससे किसी भी तरीके से विचलित नहीं हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि राहुल गांधी की राजनीति इस संकट के दौर में सिद्धांतों की राजनीति है, और जिन सिद्धांतों पर राहुल गांधी चल रहे हैं उन पर टिके हुए हैं, और बल्कि टिके ही नहीं है बल्कि और उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये राहुल गांधी बता रहे हैं। अब राजीव जी, जाहिर सी बात है कि जिसकी जो राजनीति है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। आरएसएस का और मोदी जी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है। चेहरा राजीव जी राहुल गांधी का है वो भी सामने आ रहा है। वो राहुल गांधी का चेहरा इस तरीके से सामने आ रहा है कि राहुल गांधी के चेहरे पर जो धूल डाली गई थी पिछले 20 सालों में, और जिसको राहुल गांधी ने खुद कहा कि कई हजार करोड़ रुपया जो है उनकी छवि धूमिल करने के लिए किया गया, तो सामने आया। राजीव जी, कोटा में जब राहुल गांधी थे तो आपने एक बात गौर की होगी, और राहुल गांधी जब 2007, 2008 और 2009, मतलब उस दौर में राहुल गांधी जब जाते थे युवाओं के बीच में, तो इसी तरीके से नारे लगा करते थे, राहुल राहुल राहुल। नीचे से जो थे जेनजी जो है, उस समय के जेनजी, वो सब राहुल राहुल चिल्लाया करते थे। और राजीव जी, कोटा में भी इसी तरीके से राहुल राहुल की जो थी वो पुकार लग रही थी। तो ये एक राजीव जी बड़ा अंतर इन 20 सालों में आ गया कि जो राहुल राहुल के जो थे वो पुकार लगा करती थी 2007, 8, 9 के उसमें दौर में, वही पुकार अब राहुल गांधी के लिए लगना शुरू हो गई है। और हम लोगों ने राजीव जी अपने कल के कार्यक्रम में भी और भी कार्यक्रमों में कई युवाओं की बात सुनवाई, और बच्चे उसमें कह रहे हैं कि हम तो पहली बार जो है किसी उसमें जा रहे हैं, हम राजनीति में नहीं जाते हैं, लेकिन हम राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी हमारी समस्याओं को उठा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी हमारी समस्याएं समझना चाहते हैं। राजीव जी, संकट आज यही हो गया है कि लोग जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। आप 20-20 गाड़ियों के काफिला लेकर निकलते हैं, तो 20-20 गाड़ियों के काफिले में आप जनता की बात समझ नहीं सकते। राहुल गांधी मिल रहे हैं अगर रामचेत मोची से, या वो रामहेत सब्जी वाले से, या फिर वो गिग वर्कर से, या फिर वो ऑटो वालों से, अगर राहुल गांधी मिल रहे हैं राजीव जी, तो उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी जब ट्रक ड्राइवर के साथ मिलते हैं और अमेरिका जाते हैं, वहां ट्रक ड्राइवर के साथ एक लंबी यात्रा करते हैं, उसके बाद यहाँ जो है हमारी जो परिवहन मंत्रालय है उसको आदेश जारी करना पड़ता है कि भाई आप जो नए ट्रक बनेंगे उनमें केबिन एसी होना चाहिए। तो ये राहुल गांधी के उसका ही परिणाम है।
तो अगर राजीव जी हम आगे वाले दिनों में इस सरकार को मजबूर होते हुए देखें कि राहुल गांधी जो मसले उठा रहे हैं उन पर कोई कदम उठाते हुए देखें, तो ये भी ये बदलाव की राजनीति जो ये है। बात तो करते हैं मोदी जी बदलाव की राजनीति, लेकिन हम लोग देख रहे हैं किस तरह की बदलाव की राजनीति हो रही है। बदलाव की राजनीति ये हो रही है कि तोड़फोड़ करके अपना 2/3 बहुमत किसी तरीके से पूरा किया जाए। अगर ये बदलाव की राजनीति, तो भाई इस देश को इस बदलाव की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो राहुल गांधी बदलाव की राजनीति कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बदलाव की राजनीति है। अब तो पिछले 12 वर्षों में जिस तरीके से मोदी जी ने, उनकी सरकार ने और आरएसएस ने इस देश का पूरा राजनीतिक जो वातावरण है वो तहस नहस कर दिया, और जिस तरीके से कहा जाए कि एक भ्रष्ट बना दिया पूरे सिस्टम को, तो उसको अगर तोड़ के राहुल गांधी भी अगर वो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं उस भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ने की, तो राहुल गांधी की उस भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ने की राजनीति जो है वो वास्तव में बदलाव की राजनीति है। लेकिन मोदी जी की जो बदलाव की राजनीति है वो शुद्ध तौर पर तोड़फोड़ की और सत्ता में बने रहने की राजनीति है। ये मुझको ऐसा लगता है। जी, तोड़फोड़ कर सत्ता में बने रहने की सियासत। 240 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी इस वक्त इस चाहत में है कि 2/3 उसके पास सांसदों की संख्या हो जाए। क्या ये संभव लगता है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? एक बात, दूसरी बात यहाँ पर फिर से आऊँगा, राहुल गांधी का आज जन्मदिन था, ठीक है, और छाए रहे राहुल गांधी, आज उनका स्पेशल डे है। लेकिन उससे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने जो इस राजनीति को छेड़ी है, एक नई सियासत, क्या यहाँ उस सियासत से कोई परेशानी नज़र आती है सत्ता पक्ष के लिए? वास्तविकता यह है, मेरी चिंता का विषय तो एक ही है, क्योंकि मैंने हरियाणा में देखा था कि कांग्रेस जीत रही थी और बेईमानी से कांग्रेस को हराया गया। मेरे हिसाब से जो 27 लाख वोट हटाए गए बंगाल के अंदर और बाद में जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके वोट जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे बिहार के अंदर 10,000 रुपये औरतों को दिए गए, इलेक्शन के बीच में दिए गए, राजस्थान में जो अशोक गहलोत देते थे उसको रोक दिया गया। मेरी चिंता देखिए इस बात की नहीं है कि जनता, तो मैं जानता हूं कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। आज सोशल मीडिया पे आपने डीबी लाइव में रोज नीचे एक जरा प्रश्न पूछ लिया कीजिए कि साहब कितने लोग ऐसे हैं जो कि मोदी जी को चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, कितने राहुल को चाहते हैं। मेरे ख्याल से 95% लोग राहुल को चाहेंगे। जितने भी ऑनलाइन पोल्स होते हैं उसमें 95% लोग राहुल गांधी के साथ होते हैं। लेकिन इलेक्शन में तो मैं जहां चिंतित हूं, देखिए जनता तो मोदी जी के खिलाफ थी, जनता मोदी जी के खिलाफ है और रहेगी, लेकिन इलेक्शन कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से राहुल गांधी, अखिलेश यादव को जो वो कर रहे हैं, देखिए बच्चों को जागरूक करके आप उनको प्रेरित करके अपने साथ वोट तो डलवा देंगे, लेकिन जब ज्ञानेश कुमार गुप्ता वहां पे वोट जो है ईवीएम दूसरे में वोट पड़ेंगे और गिने की दूसरे में जाएंगे, जब वहां कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी कि भैया 17C में जो फॉर्म है उसके हिसाब से ईवीएम का नंबर है उसे टैली तो करा दो, हमें ये तो दिखा दो कि तुमने हमारे काउंटिंग एजेंट्स को मार मार के भगाया तो नहीं है। लेकिन अगर वो सब नहीं दिखाया जाएगा, अगर मान लीजिए देखिए आज हमारी आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है उस पर अटैक हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ। देखिए मैं माननीय प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं, मेरे देश की अस्मिता को लेके वहां जाते हैं जहां वो कह रहे हैं दिस पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी सीम्स टू बी वेरी क्यूट एंड लाइक ए एंजल बट ही इज ए किलर, ही इज ए किलर। क्या मतलब है इस चीज का? जरा इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किसी साइकोलॉजी के प्रोफेसर से करा लीजिए, इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई आज के तारीख में हम भारतवासी तो यही मानते हैं, भक्त तो यही मानते हैं ना कि हमारे सबसे बड़े मित्र हैं इजराइल के नेतन्याहू और एक डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। वहां पे उनके वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है अकेले पड़ गए, इजराइल अकेला पड़ गया। इजराइल कह रहा है कि हम अमेरिका और ईरान के बीच के समझौते को नहीं मानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमारे मजाक उड़ा रहे हैं। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या, किस प्रकार से ये माना जा रहा है। क्योंकि मेरे देश की, देखिए मुझे अपने देश के बच्चों से राजीव जी सबसे ज्यादा अगर मैं किसी की चिंता करता हूं अपनी नेक्स्ट जनरेशन की करता हूं। क्यों भाई, मेरी पोती भी 12 साल की हो रही, मेरी ग्रैंड डॉटर भी 12 साल की हो रही है, 4-5 साल के बाद वो भी बेचारी संघर्ष करेगी। तो मैं अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए चिंतित हूं। और एक अपने जो भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी डकैती की बातें हो रही है, इस पे तो एक बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए था। हाईएस्ट लेवल के इंटेग्रिटी के लोगों को इसकी जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा आस्था का अपमान और आस्था के साथ धोखा कि लोग करोड़पति अरबपति बन गए। अरे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट अगर मिल जाए, मान लीजिए राजीव जी आप बताइए, अखिल स्वामी कल अगर
6 फॉर्च्यूनर लेके घूमने लगे और 50 करोड़ का एक फार्म हाउस खरीद ले, तो बानी बात है लोग कहेंगे स्वामी जी कहीं से तो आपको ऊपर का पैसा मिला है, कहीं तो आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो वहां जो 25,000 की तनख्वाह वाले अगर 50-50 रूम का या 24-24 रूम का वो हॉस्टल बना रहे हैं और बड़ी बड़ी वो खरीद रहे हैं, उनके फार्म हाउसेज वो खरीद रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट से पता चल जाएगा किस किस ने बेईमानी की है। सीसीटीवी फुटेज आप क्यों बंद कर रहे हैं, यही बात नहीं समझ में आ रही। सीसीटीवी फुटेज कहां गायब हो गए भाई? फुटेज क्यों लिया जाता है, सीसीटीवी क्यों लगाया जाता है? किसी प्रकार की बेईमानी को रोकने के लिए। तो सारे के सारे अभी चाहे आपके डॉक्यूमेंटल प्रूफ ना मिले, लेकिन सर्कमस्टेंशियल प्रूफ तो मिल चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी से तो ये लोग 100 सीट नहीं जीत पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैं चिंतित हूं बेईमानी के लिए। और जो बात आपने जहां से शुरू की थी, ओम प्रकाश राजभर के 5 विधायकों में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी में मिलने के लिए तैयार हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और राजभर खुद अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, जिससे अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ ले आए। लेकिन एक शगुफा अखिलेश यादव की बेटी के साथ जो हुआ, बहुत ही निकृष्ट नीचतम कार्यक्रम था। इसमें एफआईआर होनी चाहिए थी, लोगों को अरेस्ट होना चाहिए था। और जिस प्रकार से ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश का लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान, हमारे देश की युवा पीढ़ी और हमारे देश की सनातनी आस्था पे कोई ठेस ना पहुंचाए। करुणानिधि, ये स्टालिन के बेटे ने, जो उदयनिधि ने जितना हमारे सनातन धर्म का अपमान नहीं किया है, उससे ज्यादा सनातन का अपमान, क्योंकि मैं सनातनी हूं, ये श्री राम जन्मभूमि में इस प्रकार की लूट और डकैती और उसके बाद एफआईआर का न लिखा जाना, इसका माने इनसे बड़े सनातन विरोधी कोई नहीं हो सकता। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ अलग अलग ढंग से आप लोग देख रहे हैं होते हुए इस देश में, और इन सब के बीच राहुल गांधी की सियासत क्या है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं। शकील जी, ये पॉलिटिक्स क्या है राहुल गांधी की? आज जन्मदिन पे इसका खुलासा ज़रा कर ही दीजिए। शकील जी, क्या बदलाव की आप बात, हेलो, आ रही है। जिस बदलाव की आप बात शुरू में कर रहे थे, उस बदलाव के वाहक हैं वो। उस बदलाव के लिए सारा माहौल जो है राहुल गांधी ने तैयार किया है और अब वो दिखने लगा है। अभी आप जुलाई में देखेंगे कि जब 3 छात्र सम्मेलन और होंगे, इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज कर दिया है इन्होंने, पटना और दिल्ली। देखिए, कोटा में जो स्टूडेंट था वो सारा का सारा पीजी हॉस्टल्स में रहता है, वहां पे उसके ऊपर बहुत नियंत्रण है पीजी हॉस्टल मालिकों के और कोचिंग सेंटरों के। लेकिन पटना में रहने वाला छात्र किराए के कमरों में रहता है, कई लोग अपने माँ बाप के साथ भी रहते हैं, उन पे किसी का कोई डर नहीं है, दबाव नहीं है, वो खुल के आएगा। इसी तरह इलाहाबाद हिंदुस्तान का सबसे पुराना कोचिंग सेंटर, जहां से आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां निकलते हैं, और दिल्ली जहां हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लड़के लड़कियां बैठते हैं। तो ये जो फर्क है कि कोटा पूरी तरह हॉस्टल केंद्रित है, वहां पे किसी बच्चे के माँ बाप नहीं रहते, एक भी बच्चे का माँ बाप उनके साथ नहीं है। कभी कोई दादा दादी या नाना नानी लड़कियों के साथ आ जाते हैं, कुछ दिन बिता जाते हैं, लेकिन वो व्यवस्था होती है हॉस्टल के अंदर ही। लेकिन बाकी जगह जिस तरह से छात्र और छात्राएं उमड़ेंगे, वो देखने वाली चीज होगी। और ये राहुल गांधी ने बता दिया है कि उनके ऊपर युवा शक्ति विश्वास कर रहे हैं। अभी जिस रोजगार मेले की हम बात कर रहे थे, थोड़ा अपडेट दिया है वहां से यूथ कांग्रेस ने, वहां 7,000 जॉब ऑफर के लेटर मिल चुके हैं, 7,000 जॉब ऑफर के लेटर मिल चुके हैं। और उन्होंने बताया कंपनियां कौन कौन सी आई थी, फ्लिपकार्ट, टाटा, पीटीएम, महिंद्रा, बड़ी बड़ी कंपनियां आई है देश की हमारे ख्याल में। ये लोग वहां उन्होंने अपने स्टॉल लगाए थे, वहां पे ये लोग वहां छात्रों के इंटरव्यू ले रहे थे, उन्हें जॉब लेटर दे रहे थे, और उन्हें जो है बाकी रोजगार के लिए, काम के लिए टिप्स दे रहे थे। उनके एचआर के लोग आए हुए थे। बहुत बड़ी बात है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो यूथ कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी ने यही तो कहा कोटा में कि शिक्षा के ऊपर खर्च किसको करना चाहिए, सरकार को। खर्च कौन कर रहा है, पेरेंट। और कितना खर्च,
सिर्फ नीट की तैयारी में देश का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके बजट से ज्यादा, और जो 5 एंट्रेंस एग्जाम बड़े बड़े हैं उन पे 5 मंत्रालय उससे ज्यादा उन बजट से पूरी तरह लुट चुका है बाबा। और ये बिल्कुल सही बात है कि जानते हैं कि मैसेज जितनी दूर तक पहुंचता है लोगों को समझ याद आती है कि माँ बाप वास्तव में 2 रोटी कम खाते हैं। जो इलाहाबाद में और पटना में, खासतौर से इन 2 शहरों का जिक्र करेंगे हम, दिल्ली का थोड़ा कल्चर अलग है। इलाहाबाद में और पटना में इन छोटे छोटे कमरों में लड़के और लड़कियां रहते हैं। ये जो सिलेंडर आता है जो अब महंगा मिलने लगा इनको, वो 5 किलो वाला, उसमें गैस भरवा के एक टाइम खाना बना के खाते हैं। वो बस स्टैंड पे बस से रख के माँ बाप दाल चावल पहुंचा देते हैं, कंधे पे रख के लाते हैं। वो उनकी जो स्थिति है, आज चूंकि मीडिया लिखता नहीं है जी, हमने तो सारा देखा है, पहले लिखा भी है इसके ऊपर कि वहां स्टूडेंट की हालत क्या होती है वहां पे। तो उन तक सब तक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी उनकी आवाज उठा रहे हैं और सरकार जो है नीट के पेपर लीक करके उस सारी व्यवस्था को खत्म कर रही है। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि जहां से पेपर लीक होता है वहां तो पकड़ नहीं रहे, कह रहे टेलीग्राम को बंद कर दो, कल कहेंगे व्हाट्सएप को बंद कर दो, फिर इंटरनेट को बंद करेंगे वो। अरे कहां से पेपर लीक हो रहा है वो आप देखो। हमने एक बार बताया था यहां पे हालत कानून व्यवस्था की सारी डबल इंजन की सरकारों में कितनी बिगड़ गई है। शाम के टाइम आंखों देखी बात है, यहां बताया भी था, शायद मैंने लिखा भी है उसको, कि पुलिस वाले 4-6 एक साथ चिल्लाते हुए जा रहे थे, साड़ी का पल्लू गर्दन पे कस के बांधो, ये ऊपर करो, ये दिख रहा है। हम समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। फिर पास गए, पूछा तो वो जो गले में चेन डाली हुई थी औरतें में जो कुछ पहना जाता है, बुंदे या जो चीज पहनी जाती, उसको ढक के निकलो नहीं तो कोई छीन के ले जाएगा। औरतें गले में चेन डाल के ना निकले, कानों में जो इयरिंग वगैरह पहन के निकले, और पहनी हुई है उसको ढाक ले, बंद कर ले ताकि किसी को दिखे नहीं। हम जिम्मेदार नहीं है, कोई छीन के ले जाएगा तुमसे, ले जाए, गलती तुम्हारी है, तुमने ढक के नहीं रखा, पहली बात तो पहन के क्यों आई, गजब। तो ये हो रहा है आजकल जी। राहुल इन सब के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये जो है माहौल बन रहा है। और आप देखेंगे जुलाई में जब ये 3 सम्मेलन होंगे और उसके बाद कांग्रेस नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी, उसके आंदोलन और आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कितना बदलाव आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ रहा है, जेनजी आंदोलन, जेनजी आंदोलन, राहुल गांधी का जेनजी आंदोलन। एक शानदार पॉडकास्ट देखिए दोस्तों, इस चर्चा के तुरंत बाद उस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी सियासत देश में जो बदलाव, और उसमें भी राहुल गांधी का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की राजनीति, और उसके बाद जेनजी आंदोलन, और इन सब के बीच आखिर देश की सियासत में होने क्या जा रहा है, ये सब कुछ आप उसमें देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है। इसके तुरंत बाद आप देखिए, इस चर्चा के तुरंत बाद उस पॉडकास्ट को देखिए। आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर सुनील जी आपके पास भी आना चाहता हूं। आज जल्दी ख़त्म करते हैं, पॉडकास्ट भी देखना है। और प्रशांत जी, क्या यहाँ राहुल गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं, थोड़ी चर्चा उधर ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ तोड़फोड़ की राजनीति वाली बात है, जिसमें आज समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है इधर उत्तर प्रदेश में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए अभी तक ये पहली बार है, अभी 3-4 अलग अलग पार्टियों का आप देख लीजिए, चाहे अगर ममता बनर्जी की पार्टी के जिन सांसदों के बाहर होने की बात आ रही थी, कोई सांसद बोल नहीं रहा था, चुपके से जाके उन्होंने बता दिया कि मैं अलग हो गया। आप देख लीजिए शिवसेना में यही हुआ, उससे पहले आम आदमी पार्टी में यही हुआ। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बात आई है और 2-3-4 दिनों से चल रहा था, तो यहाँ पर कहानी कुछ और नज़र आ रही है। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है ये ज़रा, और राहुल गांधी यहाँ कहाँ दिखाई देते हैं आपको? पार्टी ने किया है उत्तर प्रदेश में, वो प्रिवेंटिव काम है। यानी जो पहला जो काम है उसको लेकर वो उन्होंने पहले से ही जो है वो एक कैविएट के तौर पे दे दिया है।
और जाहिर सी बात है कि बीजेपी करती क्या है कि पहले अफवाहों से बाजार गर्म करती है, और फिर वो उसमें से कुछ जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके कोई केसेस होते हैं सीबीआई में, ईडी में, वो केसेस निकाले जाते हैं और फिर उन केसेस के आधार पर इनको निशाने पे लिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। सयोनी घोष के खिलाफ भी केस था। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल के, उनके पास भी केस था। काकोली घोष के ऊपर केस था, स्टिंग ऑपरेशन में थी वो। ये केसेस को ये लोग देखते हैं और उसके बाद ये मंडी लगती है पैसे की, खरीद फरोख्त की, दबाव की। इसको अगर शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है तो एक संदेश जरूर जाएगा जिनको अप्रोच किया जा रहा होगा। अभी सूचना नहीं कि इनको किया गया है। मुझको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद इसको अभी ना करें वो। अगर उनके अंदर सद्बुद्धि होगी तो, सत्ता के नशे में है तो किसी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो और उसके बाद उसका बहुत, क्योंकि इसकी जो प्रतिक्रिया पूरे देश में हो रही है, इंक्लूडिंग उन लोगों के द्वारा जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनको भी नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। क्यों बीजेपी, जब बीजेपी के पास मेजॉरिटी है तो वो क्यों संख्या बढ़ा रहे हैं? तो इसका लॉजिक कोई नहीं है, और इसलिए बीजेपी के तमाम सारे समर्थक भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये सारे लोग जो तृणमूल कांग्रेस के हैं वो चुनाव हार जाएंगे, एक भी चुनाव जीत नहीं पाएगा इनमें से, क्योंकि ममता बनर्जी का 41% वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर है। वो 41% का 1% भी ये नहीं ले जा सकते। वो सब कुछ ममता बनर्जी के टिकट पर, ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव जीत कर आए। यही उत्तर प्रदेश का भी हाल है। तो मुझको लगता नहीं कि अभी उत्तर प्रदेश की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रिवेंटिव स्टेप लिया है। और एक आखिरी बात राहुल गांधी की राजनीति पर। राहुल गांधी की जो सबसे कमजोर कांग्रेस आज़ादी के बाद के भारत में, वो राहुल गांधी को मिली। सीताराम केसरी की कांग्रेस भी इतनी कमजोर नहीं थी, किसी भी पार्टी अध्यक्ष की कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं थी। सबसे कमजोर कांग्रेस उनको मिली। वो कांग्रेस मिली उनको जो वैचारिक रूप से असमंजस में थी, दुविधा में थी, कहाँ जाएं, हिंदुत्व के सॉफ्ट हिंदुत्व करें कि हम दक्षिणपंथ में चले जाएं। तो ये वैचारिक रूप से बहुत ढुलमुल कांग्रेस उसको मिली थी, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं की फौज थी। आज भी ये तमाम सारे ऐसे लोग जो एयर कंडीशन कमरों में रहकर राजनीति करने वाले लोग हैं। उस कांग्रेस को राहुल गांधी ने जिंदा किया है। उस कांग्रेस को वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस की विचारधारा में वापस ला पाए जी। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ से अब कांग्रेस की लड़ाई आसान हो गई। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ एक बात कि कांग्रेस अगर अपने अंदर की बीजेपी से लड़ ले और जीत ले तो बाहर वाली बीजेपी आसान है लड़ाई। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इतने सालों में, इतने वर्षों में जो मेहनत की है, काम किया है, उसमें कांग्रेस के अंदर की बीजेपी से तो लड़ाई जीत चुके हैं। अब बाहर वाली लड़ाई आसान है। जी, अंदर और बाहर की लड़ाई, राहुल गांधी की लड़ाई, राहुल गांधी की सियासत किस दिशा में है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा ये भी कर रहे हैं कि तोड़फोड़ की सियासत में क्या नरेंद्र मोदी आगे निकल गए हैं या निकलने की जुगत में है, सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं, और इसके तुरंत बाद आप देखेंगे एक शानदार पॉडकास्ट, उसमें देश की सियासत, उसमें भी राहुल गांधी की सियासत को और थोड़ा नज़दीक से
प्रतिरोध की राजनीति को नज़दीक से, युवाओं की राजनीति को भी देखेंगे। सुनील शुक्ला जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि ये तोड़फोड़ की राजनीति में क्या बीजेपी आगे निकल चुकी है? बीजेपी तो सरकार के भरोसे खड़ी है, सरकार के तंत्र पे सवार है। आप कल्पना कीजिए कि क्या सरकार अगर नहीं होती तो ये इतना तोड़फोड़ हो पाता, या जहां मजबूती के साथ लोग प्रतिकार कर रहे हैं वहां ये कर पा रहे हैं क्या? सरकार का में रहने पर ये सब तोड़फोड़ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये कोई आकर्षण थोड़े है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों के मन में, जिस टीएमसी में लगभग पूरी की पूरी पार्टी चली गई, ये पश्चिम बंगाल इसकी जनता ने स्वीकार नहीं किया था बीजेपी को। आज से क्या वहां पे चुनाव पहली बार लड़ी है बीजेपी? जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तब से बीजेपी, जनसंघ, हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है। लेकिन ठीक है, क्या वो जो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है उसको 20 सांसद जिताने की ताकत थी? आप उसके साथ है लोग। तो सरकार आगे बढ़ी है, पार्टी आगे नहीं बढ़ी है। पार्टी सरकार पे सवार है और उसका फायदा ले रही है। जो बच्चों का सवाल है जिसकी बात शकील जी ने की, इलाहाबाद में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते किन स्थितियों में वो रहते हैं बच्चे। आप याद कीजिए कि इन बच्चों ने रेलवे की एक परीक्षा को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था जी। उनके कमरों में किस तरह से जाकर पुलिस ने तोड़फोड़ की थी। बच्चे जो कमरों के अंदर बैठ के पढ़ रहे थे उनको किस कदर पिटाई की गई थी, क्यों? कि वह उस प्रश्न पत्र के लीक हो जाने को लेकर के विरोध कर रहे थे। आज की स्थिति है कि कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, इन तमाम शहरों में विद्यार्थी सड़कों पर न उतरता। और ये उतरने के कारण यह है, कारण केवल यह है कि ये लड़के जो लगातार सीमित संसाधनों में रह करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और सरकार की कोई संवेदना नहीं होती। आज 21 तारीख को नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। क्या सरकार छात्रों को 23 लाख, लगभग 23 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा बैठेंगे दोबारा, इन 23 लाख विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के अभिभावकों को, उनके शुभचिंतकों को यह आश्वस्त करने में सफल हो पा रही है कि जो 21 तारीख की परीक्षा उसमें कुछ भी लीक होने का दूर दूर तक कोई आशंका नहीं? आप आश्वस्त कर पा रहे हैं क्या? वायुसेना के जहाज से प्रश्न पत्र भेज देना और टेलीग्राम पे रोक लगा देने मात्र से संदेश चला जाएगा कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है और आप निश्चिंत होकर परीक्षा दीजिए। उन्होंने तो ये बता दिया ना कि हम देखिए टेलीग्राम पे रोक लगा दिए, हम सेना के जहाज से, हेलीकॉप्टर से लेके जा रहे हैं, हमने एहतियातन पूरी व्यवस्था कर रखी है। और तो विद्यार्थियों ने मान लिया, विद्यार्थियों ने स्वीकार कर लिया इस बात को। क्या आपने ऐसे कदम उठा दिए कि पेपर लीक नहीं? क्या प्रश्न पत्र लीक न होने पावे इसके लिए व्यवस्था की गई है या नैरेटिव बनाने के लिए की गई है? क्या अगर पिछली बार वायुसेना के जहाज से भेजा गया होता प्रश्न पत्र तो क्या पेपर लीक नहीं होता? क्या परिवहन में पेपर लीक हुआ है? इन तमाम विषयों के साथ, इन तमाम मुद्दों के साथ सरकार जुड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप पहले दिन से संदेह के घेरे में है सरकार। आप एनटीए लेके क्यों आए? एनटीए की अकाउंटेबिलिटी क्या है जी? किस कानून के तहत उसको आपने बनाया है? प्रशासनिक आदेशों से परीक्षा लेने वाली संस्था संघ लोक सेवा आयोग क्या किसी सरकार के आदेश से बना है? सीबीएसई परीक्षा का संचालन का परीक्षा आयोजित करने वाली एक बोर्ड है, क्या वह किसी सरकारी आदेश से बना है? जो लोग एनटीए में शामिल किए जा रहे हैं, जिनको लाया जाता है, क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? आप किसी विभाग से ले आए और आपने एक तदर्थ व्यवस्था कर दी, चला रहे जा। सरकार की प्रतिबद्धता नजर नहीं आती, बच्चों की नाराजगी है, रोजगार आपकी प्राथमिकताओं में नहीं। उसे भी अगर यह केवल प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल नहीं है, जो रोजगार संबंधित परीक्षा होती है उनके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। एक दो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए हैं, लंबी कतार है। इन सभी सवालों के साथ ये जो आप तोड़फोड़ की राजनीति की बात कर रहे हैं, इन तोड़फोड़ की राजनीति का सबसे शानदार जवाब वही है, इन मुद्दों के साथ खड़ा होना और इन लोगों को एकजुट करना जी। ये चैलेंज का ही बड़ा तरीका हो सकता है, जिसको राहुल गांधी ने बहुत ही सफलतापूर्वक
आजमाया है और उसी रास्ते को चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और रामलिंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा के तुरंत बाद, न्यूज़ पॉइंट के तुरंत बाद आप देखिए एक शानदार पॉडकास्ट में बहुत कुछ अनौपचारिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, ज़रूर देखिए ठीक इस कार्यक्रम के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए पॉडकास्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।